अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है और ये जानना समझना जरूरी है। और एक अमेरिका में भी अब यस बैंक टाइप का मोमेंट आया है कल, जहां वहां के 11 बड़े बैंकों ने मिलकर एक छोटे बैंक को बचाने की कोशिश की है। बग्गा साहब, छोटे बैंकों का और तकलीफ में आना कितना अहम है और उनको बचाने के लिए बड़े बैंकों का आगे आना ये क्या संकेत दे रहा है? जरा इस पूरे मामले को समझाएं सर। जी अनिल जी, अगर आप देखें तो लगभग 200 बैंक ऐसे हैं जो कि सिलिकॉन वैली बैंक से मिलते जुलते हैं, छोटे हैं उनसे, बट उनकी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो उसमें गड़बड़ है ज़रूर। ओवरऑल अगर आप देखें तो एफडीआईसी जो उनका इंश्योरर है, उसने कहा कि बैंक्स के अनरियलाइज्ड लॉसेस जो हैं उनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज पे, मतलब बॉन्ड पोर्टफोलियो उन्होंने जब खरीदे 0% पे खरीदे, आज 4.5% तक पहुंच गए वो रेट्स। तो उसके कारण उनको लॉसेस हुए हैं जो उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किए, अभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिए। वो 620 बिलियन है। अब इस 620 बिलियन को आप अगर देखना चाहें तो देखें कि साल में सारे अमेरिकन बैंक 260 बिलियन का प्रॉफिट बनाते हैं। 260 बिलियन साल में बनाते हैं, उसके सामने 620 बिलियन पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे अनरिकग्नाइज्ड लॉस। तो ये है इशू। अब ये अकाउंटिंग एक रहता है कि अगर होल्ड टू मैच्योरिटी है तो आप मैच्योर होने दें उस पेपर को और फिर आपको लॉस नहीं लेना है। बट क्या हो जाता है अगर उस टाइम में डिपॉजिटर आ जाए कि मेरे पैसे वापस करो और आपको ये बेचने पड़ेंगे, तब आपको लॉस होगा। और यही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक में, सिग्नेचर बैंक में यही हुआ कि एकदम से डिपॉजिटर्स ने बहुत भारी मांग की, उनको लॉसेस हुए वो बॉन्ड्स बेचने में। अब क्या और बैंक्स ऐसे हैं? जी हाँ, 200 बैंक्स तक हैं ऐसे जो इसी इशू को झेल रहे हैं। अब एक था ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो बहुत ही सुर्खियों में था, उसको 30 बिलियन की एक डिपॉजिट्स किए हैं 11 बड़े बैंक्स ने। तो ये बहुत ही उसका कॉन्फिडेंस बूस्टिंग ज़रूर है, बट ये अब देखना है कि ये कितना और खींचेगा। लगभग एफडीआईसी ने 150 बिलियन दिए हैं बैंक्स को। वो तो सिग्नेचर, सिलिकॉन वैली और सिल्वर गेट को जो इंश्योर्ड डिपॉजिट थे उसके लिए दिए होंगे। तो एफडीआईसी से 150 बिलियन गया है। और फेड की जो डिस्काउंट विंडो है और जो इमरजेंसी विंडो है, इन दोनों को मिला के 154 बिलियन, 154 बिलियन पिछले एक हफ्ते में जारी हुआ है। तो 300 बिलियन अमेरिकन सरकार ने अपने वेरियस एजेंसियों के थ्रू बैंक्स में डाले हैं और 300 बिलियन हो गया। अब इसका साइज अगर देखना चाहें, नॉर्मली जब ये संकट शुरू नहीं हुआ था 2 हफ्ते पहले, फेड 5 बिलियन महीने हफ्ते के देता था। 5 बिलियन हर हफ्ते बैंक्स बोरो कर रहे थे, वो 150 पे पहुंच गया है। और 2008 के संकट के समय जब चरम सीमा पे था संकट, लिमैन कोलैप्स हुआ था, उस टाइम पे फेड की डिस्काउंट विंडो 111 बिलियन की थी। तो 111 उस टाइम था, आज 150 हो गया है पहले 5 दिन में ही। अब देखना आगे ये कितना जाता है। तो इस सब का निष्कर्ष ये है, आज माहौल अच्छा है क्योंकि ये पैसा पहुंचाया जा रहा है बैंक्स को और ट्रस्ट पे बैंक्स चलते हैं, ट्रस्ट बढ़ाया जा रहा है। क्रेडिट स्विस में भी हमने देखा बड़ी उनको लेंडिंग दी स्विस बैंक ने। स्विस गवर्नमेंट की भी कल बैठक हुई और ईसीबी ने भी कल कहा कि यूरोप के बैंक्स ठीक ठाक हैं। क्रेडिट स्विस देखें तो ये इशू होता नहीं था अगर अमेरिकन बैंक्स का इशू ना होता, क्योंकि अमेरिकन बैंक्स की पृष्ठभूमि छप गई थी। क्रेडिट स्विस के शेयर होल्डर ने कहा कि हम और पैसा नहीं डाल सकते, 10% का हमारा रेगुलेटरी लिमिट है। बैंक मार्केट ने ये नहीं सुना कि रेगुलेटरी लिमिट कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर ने मना कर दिया पैसा डालने से और पूरा क्रेडिट स्विस का हमने देखा इतना नुकसान हो गया। तो वहाँ भी बचाव के कार्यक्रम चालू हैं। अमेरिका में भी अच्छा काम हो रहा है कि ये बच जाएं बैंक्स और ये माहौल ठीक हो जाए।
बट अभी भी मैं कहूँगा स्थिति नाजुक है, ये पूरा गया नहीं है। यही आंकड़ा याद रखिए, 620 का तो अनरियलाइज्ड लॉस है जो डिक्लेयर किया गया है। कई विशेषज्ञ ऐसे हैं, 5 यूनिवर्सिटीज़ के इकोनॉमिक प्रोफेसर्स ने 13 मार्च को एक रिपोर्ट निकाली। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 ट्रिलियन का ये लॉस है, 620 बिलियन का नहीं है। खैर उनको छोड़ दीजिए, हम सरकारी नंबर ही लेके चलते हैं, 620 बिलियन का। जो इंडस्ट्री 260 बनाती है साल में काम करके, उसके सामने 620 का एक आंकड़ा है। तो ये चैलेंज है, ये फेड को ऐसे करना पड़ेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग हो और ये मैच्योरिटी तक होल्ड कर पाए, फेड का लोन्स दे दे के इसी तरह से ये निकालेंगे। और अगर डिपॉजिट रन ना हो तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई नई बात नहीं है, एचटीएम में होता ही है ऐसा। बट अगर डिपॉजिट रन होता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो यही अभी कांटे की टक्कर चल रही है। अब नूरियल रोबिनी जैसे जो परमा बेयर्स हैं वो कह रहे हैं जी क्रेडिट स्विस तो गया, इस वीकेंड को निकल जाने दो। मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरा अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने बहुत दृढ़ता से ये मेजर्स लिए हैं। ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ। वेडनेसडे तक थोड़ा माहौल गड़बड़ रहेगा। और अनिल जी एक और चीज़ है, आज बहुत बड़ा ऑप्शन एक्सपायरी है। जी। तो वो क्वार्टरली एक्सपायरी करते आज काफ़ी वॉलेटिलिटी अमेरिका में हो सकती है और वो वेडनेसडे तक रहेगी। आधी वेडनेसडे को भी है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो क्योंकि क्वार्टर एंड है, ये बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आती है, तो उससे उछाल हो सकता है कुछ। बट ओवरऑल स्थिति संभलते हुए दिख रही है, चाहे अभी भी कॉशन का है क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। जी सर, तो बिल्कुल ये है आपके लिए, और आज क्वार्टरली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा एक्शन उस हिसाब से भी है। बग्गा साहब, आपकी विशेष टिप्पणी सर। ये ग्लोबल है अनिल जी, हर हर मार्केट में यही है कि बहुत मुश्किल है डायरेक्ट ट्रेडिंग से पैसा बनाना। आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, टाइम होना चाहिए करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट दिन में कर दिया या टिप्स देख के कर दिया। तो ट्रेनिंग चाहिए, टाइम चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए। और मोस्टली ये विपरीत होता है ट्रेडिंग में, जो करना चाहिए उसके विपरीत होता है। बाय लो सेल हाई की जगह उल्टा हो जाता है। और ये हमने देखा है, मार्केट दर मार्केट यही चलता है। पिछले साल कुछ ये बदला था जब ये रेडिट पे वो रॉबिन हुडर्स के ग्रुप्स बन गए थे। तो उन्होंने काफ़ी हेज फंड्स जो शॉर्ट किए करके बैठे थे कंपनियों को, उसमें लोगों को इकट्ठे करके ये विपरीत उन्होंने किया और पैसे बने कुछ लोगों के शुरुआत में। बट अभी यूएस का जो सेबी है, एसईसी, वो काफ़ी ऐसे कंपनीज के पीछे जा रहा है जिन्होंने ऐसे ग्रुप बनवाए और अपने शेयर चलवाए और फिर बाद में पंप एंड डंप हो गया पूरा। तो ट्रेडिंग को भी बिजनेस की तरह सोचना है, ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह सोच के चलिए, प्रोफेशनली देख के चलिए। नहीं तो फिर फंड मैनेजर को पैसे दीजिए पीएमएस या म्यूचुअल फंड में, या फिर ईटीएफ। अगर इक्विटी का एक्सपोजर लेना है, ईटीएफ लेके बैठ जाइए, वो आपको मार्केट का रिटर्न तो दे ही देगा। और वो फिर ये जैसे दिखा रहे हैं आशीष, 2/3 लोगों से आप बेटर होंगे। तो ये ज़रूर सोचना है। और ट्रेडिंग करनी है, छोटे अमाउंट की ट्रेडिंग करिए। तो दिल के बहलाना है, छोटे अमाउंट में करिए। बाकी जिनके पास ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा एक बिजनेस है, अच्छे पैसे बन सकते हैं। बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जितने टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हमारे अनिल जी हैं, वो निफ्टी का एनएससी का डेटा आता है पूरा करके, जब मैं स्टूडियो में देखता हूँ इनके कितने हाथ से लिखे हुए इनके नंबर्स होते हैं और लेवल्स होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है आपको जो बताया जाता है। तो वो ये सोचिए कि मेहनत से दूर नहीं हो सकता, आसान पैसा नहीं है ये। करेक्ट। और जी, ये सर बोलिए बोलिए जी। नहीं बिल्कुल आसान नहीं है ये काम, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो तभी बट पैसे बनते हैं। और ज़्यादातर मैं फिर भी कहूँगा
कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक रहिए, उसमें ज़्यादा पैसे हैं हर वक़्त वही है जो ट्रेडर्स में है आपको कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स दिख जाएँगे जिन्होंने पैसा बनाया बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है जो फंडामेंटल्स पे निवेश करके होल्ड करते हैं क्वालिटी कंपनी को, वो ऐसे आपको सैकड़ों एग्ज़ाम्पल बन जाएँगे और वो वेल्थ जो क्रिएट होता है असली का, वो लॉन्ग टर्म निवेश से ही होता है क्योंकि कंपाउंडिंग आपके लिए चल रही है। ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छे पैसे बना पाते हैं इसको बिजनेस की तरह या प्रोफेशन की तरह। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बग्गा साहब का पूरा अनुभव। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरह के ट्रेडर्स तेजी और मंदी करने वाले वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ज़्यादा दिख रहे हैं एग्जैक्टली। और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के लोग भी दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, वेट एंड वॉच में भी हैं और उछल कूद भी बहुत कर रहे हैं। आज का क्या स्टेटस है जरा एक बार बग्गा साहब से समझ लें। सर, हर रोज बदल जाता है मामला कि 22 तारीख को फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो कितनी है? आधा % से 1/4% से बिना बदलाव के। आज की ताजा समाचार क्या है सर? अब अनिल जी 25 लग रहा है, 25 बेसिस पॉइंट्स के 80% लोग यही कह रहे हैं कि या फेड फ्यूचर्स में जो पोजीशंस हैं वो 25 की है। बट अहम बात क्या है कि जुलाई का अगर आप देखें कर्व तो जुलाई में रेट कट दिख रहा है और दिसंबर तक 1% रेट कट दिख रहा है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग, मेरे ख्याल से लोग भी असमंजस में है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अनिल जी, जो बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा हो गई। बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी 2008 के लेवल्स पे पहुंच गई मंडे ट्यूसडे को और ये स्टॉक मार्केट तो 30 भी नहीं क्रॉस कर रहा विक्स। नहीं तो अगर जैसे अगर बैंकिंग का असली परेशानी अगर लग रही होती मार्केट में, ये विक्स 40 से ऊपर होना चाहिए था, ये 30 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा जबकि बॉन्ड बहुत वॉलेटाइल हो गए। तो थोड़ा सा ये मार्केट भी मैं यही कहूंगा कि इतना क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के पास हथियार है इंटरवीन करने के लिए, मार्केट पोजीशन नहीं ले पा रहा, कमिट नहीं कर पा रहा, कन्विक्शन ट्रेड नहीं दिख रहे इतने। तो ये अब मार्च में 22 को क्या आएगा हमारे पास, एक तो ये जीडीपी के आंकड़े देंगे, क्या इनको दिख रहा है, इन्फ्लेशन के आंकड़े देंगे, तीसरा रेट का जो बोलेंगे और टर्मिनल रेट इनको कहाँ दिख रहा है। तो दिसंबर में बोले थे 5.15 तक टर्मिनल रेट है और 2024 से पहले कटौती नहीं दिखती। मार्केट तो अनुमान लगा के बैठा है कि 1% कटौती है दिसंबर तक और बड़े बड़े दिग्गज जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि 4 महीने में रिसेशन आया के आया अमेरिका में। और साथ में गोल्डमैन सैक्स जिसने 25% की प्रोबेबिलिटी रखी थी इस साल में रिसेशन की, वो जा रहे हैं अब 35% की तरफ। बट इसके सामने अनिल जी अगर अटलांटा फेड का नंबर देखें, जीडीपी नाउ जो वो निकालते हैं, नाउ कास्ट करते हैं कि अभी क्या चल रहा है जीडीपी इस क्वार्टर के लिए, पहले क्वार्टर 1 जनवरी से मार्च के लिए 3.2 चल रहा है। तो पिछले 10 दिनों में उन्होंने 2.6 से 3.2 कर दिया। अब 3.2 से नेगेटिव 2 क्वार्टर हो जाने, हो सकता है 2020 में हमने देखा था कोविड के टाइम, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% से 14% चली गई थी एक महीने के अंदर। बट वैसा कुछ यहाँ दिखता नहीं। डेट सीलिंग है जरूर, वो जून जुलाई की बात है, जून जुलाई में गड़बड़ होगी, अभी नहीं। डेट सीलिंग आ रहा है धीरे धीरे करके, बट जून जुलाई तक अमेरिका के पास पैसे हैं बतेरे, तब जाके गड़बड़ होनी शुरू होगी। उससे पहले ये बैंकिंग निकल के आया एकदम से, वो अभी लग रहा है कि इसको सुलझा रहे हैं। अब ये क्यों मार्केट इतना पेसिमिस्टिक है ये समझ नहीं आ रहा, बट ये आप सोच के रखिए कि बॉन्ड मार्केट बहुत एक्यूरेट रहता है, बॉन्ड मार्केट आपको दर्शा देता है पहले। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो इसमें सोच की बात है कि 1% रेट कट कैसे देख रहे हैं कि फेड गलत है बिल्कुल फिर, क्योंकि बॉन्ड मार्केट तो ठीक ही होता है।
और ये तो मैं बोलूँगा बिल्कुल कि फेड के जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं अनिल जी, वो बहुत पुराने वाले मॉडल्स हैं और वो आउटडेटेड है, चले नहीं हैं ठीक तरह। 2021 में गलत थे, 2022 में जो शुरुआत की, अब शायद ओवर स्ट्रेच हो रहा है, यही मार्केट दर्शा रहा है। इसलिए इक्विटी मार्केट थोड़ा सहम के बैठा, भाई बॉन्ड को क्या दिख रहा है पहाड़ के पीछे जो हमें नहीं दिख रहा, तो अभी चुप करके बैठ जाओ, ये माहौल चल रहा है अभी। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए अमेरिका में ब्याज दरों अगर ये जो ब्याज दरों के जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं ना प्रोबेबिलिटी वाले, हाँ, ये जो जितने ट्रेडर हैं इनको अगर किसी दिन फेड चेयरमैन बना दे तो सुबह शाम में फैसले बदल डाले। सुबह बोलेंगे 50% नहीं बढ़ेगी, शाम को बोले 80% 1/4 बढ़ेगी। धन्य हो भाई साहब, वैसा है। मतलब गजब का है काम अमेरिका में। भगवान भरोसे चल रहा है सर, ये अमेरिका भगवान भरोसे चल रहा है कि वाकई में मतलब इनकी पॉलिसी है कुछ? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। कल यूरोपियंस ने बड़ी कड़ी निंदा की इनकी कि भाई मैंने सर, जिस तरह हाँ, हाँ, क्या 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 भला बुरा का जरा बता दो सर आप। नहीं, उन्होंने यही कहा, देखिए बात हुई थी, हमने इतने बड़े बड़े मीटिंग्स किए आपके साथ के 2008 लौट के ना आए, हाँ। और आपने पूरे बैंकिंग क्षेत्र को, पूरे बैंक में डिपॉजिट्स को गारंटी कर दिया। बोले ये क्या आपने मजाक बना रखा है। तो काफी इनकी निंदा हुई है अमेरिकन रेगुलेटर्स की, यूरोपियन रेगुलेटर्स के द्वारा। उन्होंने कहा देखिए हमारे हमारे बैंक्स महफूज हैं, क्रेडिट स्विस का सेंटिमेंटल इशू है क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के सज्जन ने बयान दे दिया कि हम नहीं डालेंगे और पैसे, और उनका रेगुलेटरी हाथ बंधे हुए हैं, और कौन सा क्रेडिट स्विस उनके पास पैसे मांगने नहीं गया था। और हमने देखी है उनकी बैलेंस शीट, वो दृढ़ है बैलेंस शीट, जो नुकसान है वो तो चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि कल बैठने वाला है क्रेडिट स्विस। तो यूरोपियन रेगुलेटर्स ने काफी निंदा की है जिस तरह से ये हुआ है। और एक चीज मुझे समझ नहीं आई अनिल जी, वो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से और ट्रायंगुलेट करके और डेटा आए। कल जो जेनेट येलन ने बात की सेनेट और कांग्रेस के सामने, उनका आया, उनकी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीधा प्रश्न उनसे पूछा गया तो सारे डिपॉजिट अब गारंटीड है। उन्होंने कहा नहीं, सारे डिपॉजिट गारंटीड नहीं है। अब बाइडन ने तो मंडे को कहा था सारे डिपॉजिट गारंटीड है। ये मुझे समझ नहीं आई बात। अब मैं देख रहा हूँ कोई रिपोर्ट वगैरह निकाले, किसी ने पकड़ा होगा इसको, वो मैं आपको मंडे को बताता हूँ। बट इस तरह की कंफ्यूजन चल रही है। और ये अब ये है कि वृद्ध महिला है और काफी टाइम से इन्होंने बहुत सेवा की है देश की। तो एक क्वेश्चन एक कांग्रेसमैन ने पूछा कि अगले 10 साल आपका फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, ये कोई भी नहीं तो वो बेचारी नोट्स देख रही थी, उस पे वो चिल्लाने लग गए उन पे। अच्छा। तो काफी कल अच्छा स्पार्क्स फ्लाई हो रहे थे। एक ने तो सीधा कह दिया कि आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा। तो फिर रिपब्लिकन ने अच्छा। कि ये आप नहीं, सत्य नहीं है, झूठ बोले, यू आर लाइंग। अच्छा, तो मुंह पे ही फिर बोल जो दिया। चेयरमैन है उन्होंने कहा ऐसी लैंग्वेज हम नहीं करते और शिष्ट आचार करिए। हम्म। तो इस तरह के भी कल चल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ये सब अमेरिका वाले सब बोलते हैं हम बड़े सभ्य और सिविलाइज, लेकिन करते तो सारे काम आड़े टेढ़े ही ऐसे ज़्यादातर आप देखो। एनीवे, चलिए बगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।